25 साल की उम्र में जब युवा अपने भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, उस उम्र में यही सोच तो अविनाश की अपनी थी। ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। अविनाश ट्रेन में बैठा सोच रहा था कि पता नहीं ये ट्रेन उसकी बेमकसद जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगी। हर इंसान का जन्म किसी न किसी मकसद से हुआ है। प्रकृति ने हर एक के लिए कोई न कोई काम तय कर रखा है। पता नहीं वो किसी की नाजायज औलाद था या फिर किसी ने उसको चुराया था। फिलहाल जब से होश संभाला तब से अविनाश ने खुद को एक अनाथालय में ही पाया था। अनाथ आश्रम तो बस नाम का ही था। वहाँ के लोग बच्चों से भीख मंगवाते थे। जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते थे उनको बड़े बच्चे अपनी गोद में लेकर भीख मांगते थे और फिर बड़े होने पर उन्हें एक से एक ड्रामे सिखाए जाते जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा भीख मांग कर ला सके। और लड़कियों से तो पता नहीं क्या क्या कराया जाता था। अविनाश को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने सोच लिया था कि बड़े होने पर वो आश्रम से भाग जाएगा, भूखा मर जाएगा, पर ये काम कभी नहीं करेगा। उसने कई बार अनाथ आश्रम से भागने की कोशिश की, पर हर बार पकड़ा जाता और पकड़े जाने पर खूब पिटाई होती थी उसकी। पर हर बार पिटाई के बाद उसके हौसले पस्त होने की जगह और भी बुलंद होते गए। फिर एक दिन वो अनाथ आश्रम से निकलने में सफल हो ही गया। एक ऐसी जगह पहले से ही उसकी निगाह में थी जहां वो उन लोगों की पहुंच से बाहर था। 19 साल की उम्र में वक्त के थपेड़ों ने उसे उम्र से कुछ ज़्यादा ही समझदार बना दिया था। छोटे मोटे ईमानदारी के काम कर वो 2 वक्त की रोटी जुटा ही लेता था। धीरे धीरे 3-4 साल बीत गए। अब अविनाश पूरा जवान हो चुका था। वो फटे चीथड़ों में भी बहुत ही अच्छा लगता था और अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो किसी राजकुमार से कम नहीं था। हाव भाव से किसी अच्छे घर की पैदाइश लगता था, पर असल में वो कहाँ की पैदाइश था ये तो कोई नहीं जानता था। अविनाश छोटे मोटे काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। वो ऐसे काम की तलाश में था जिसमें चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े, पर पैसे थोड़े अच्छे मिल जाएं, जिससे वो अपनी आराम की जिंदगी जी सके। आज वो अपने समय पर काम पर जाने को निकला। उसके पड़ोस में एक लड़का राहुल रहता था जो उसका हम उम्र ही था। आज राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो काम पर भी नहीं गया था। वो अपनी खोली के अहाते में खाट पर लेटा हुआ था। अविनाश, सुन अविनाश, राहुल ने उसे जोर से आवाज लगाई। अविनाश उसके पास चला गया। हालांकि उसके काम का समय हो रहा था, पर राहुल की आवाज को नज़रअंदाज करना भी उसे ठीक नहीं लगा। इसीलिए वो राहुल के पास जाकर खड़ा हो गया। अविनाश यार, मेरा एक काम करेगा? राहुल ने कहा। अविनाश पेशो पेश में पड़ गया कि हाँ करे या ना करे। अभी वो इसी उलझन में उलझा हुआ था कि राहुल फिर जल्दी से बोला, अरे यार, तू तो घबरा गया। तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई मुश्किल काम नहीं है और तेरे काम का भी कोई हर्जा नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। और फिर फ्री में थोड़े ही तुमसे कोई काम करवाऊँगा। तुझे जितने पैसे अपने काम से मिलते हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये सुनकर अविनाश को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी कुछ ना मिले और मालिक भी नाराज हो जाए और पता नहीं काम क्या होगा। राहुल शायद उसके मन को कहीं न कहीं भाप गया था, क्योंकि राहुल बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अविनाश कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इसीलिए वो फिर बोला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं इस काम के लिए तुझसे कभी नहीं कहता। और फिर काम आज ही करना है, इसीलिए मैंने सोचा काम भी हो जाएगा और तेरा फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन अगर तेरा मन नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चल, मैं किसी और को देख लूँगा अपने काम के लिए। ये सुनकर अविनाश सकपका गया। उसे ऐसा लगा मानो जैसे उसके हाथ से कुछ निकल गया हो। राहुल अब खाट पर उठकर बैठ चुका था। उसने फिर से अविनाश के जवाब के लिए उसका मुंह देखा।
क्या काम करना होगा? अविनाश ने पूछा। कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक बैग है, उसे इस पते पर पहुंचाना है। राहुल ने अविनाश के हाथ में एक कागज देते हुए कहा। पूरे 500 रुपये मिलेंगे इस काम के। राहुल खुश होते हुए बोला। उसे खुशी इस बात की थी कि उसका काम बन गया था। उसे तो इससे कहीं ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो इस काम को छोड़ना नहीं चाहता था। बैग में क्या है? अविनाश ने पूछा। राहुल बोला, कुछ नहीं, बस कागज हैं। अच्छा, बस कागज पहुंचाने के इतने पैसे? अविनाश ने उत्सुकता से पूछा। अरे हमें क्या, कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। काम करना है और रोकड़ा लेना है। अविनाश ने सोचा, काम भी कुछ मुश्किल नहीं है और पैसा भी कम नहीं है। इतना पैसा तो वो 2-3 दिन में दिन भर मेहनत करके कमा पाता है। उसने सोचा, आज पूरे दिन की छुट्टी ले लूँगा, जो पैसे कटेंगे उससे ज़्यादा तो आ जाएंगे। वैसे भी वो अच्छे काम की तलाश में तो था ही, शुरुआत यहीं से सही। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। राहुल इतनी देर में अंदर से बैग ले आया। उसने बैग अविनाश के हाथ में देकर कहा, ध्यान से ले जाना। अविनाश बैग हाथ में लेकर बैग की चैन खोलने लगा। ये देखकर राहुल लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, बैग खोलकर देख रहा हूँ। पता तो होना चाहिए हम क्या काम कर रहे हैं। अविनाश ने जवाब दिया। अरे बताया तो था कि इम्पोर्टेंट कागज हैं। अब खोल मत, कहीं इधर उधर ना हो जाए। अविनाश चुपचाप बैग और एड्रेस पर पर्चा लेकर चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सोचा, पता तो होना चाहिए कि कहीं कोई गलत सामान तो नहीं है बैग में, और गलत काम वो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता था। ये सोचकर उसने आगे जाकर एक कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैग खोल लिया। बैग में अविनाश ने देखा कि ऊपर तक करीने से फाइलें रखी हुई थी। देखने से वो कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ही लग रहे थे। अपनी संतुष्टि के लिए उसने सावधानी से थोड़ा उलट पुलट कर भी देखा। जब वो संतुष्ट हो गया तो उसने बैग उठाकर कंधे पर टांगा और उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने चल दिया। जब उसने बैग उस आदमी को दिया तो उस आदमी ने बिना कोई सवाल जवाब किए बैग ले लिया। ना अविनाश कुछ बोला और ना ही वो कुछ बोला। अविनाश को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर उसने सोचा कि राहुल ने सब बता दिया होगा, फिर उसे क्या करना है, उसे तो पैसे से मतलब है। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। राहुल को जब भी कहीं और जाना होता या फिर उसकी तबीयत खराब होती तो अविनाश से काम करा लेता और पैसे भी अच्छे देता। धीरे धीरे अविनाश ने अपने काम पर जाना बंद कर दिया और राहुल के साथ ही काम करने लगा। लेकिन अभी तक वो ये नहीं जान पाया था कि राहुल का मालिक कौन है, क्योंकि उसे काम राहुल के द्वारा ही पता चलते थे और पैसे भी वही देता था। अविनाश ने कई बार मालिक से मिलने को कहा। अविनाश, मालिक बाहर रहते हैं, जब आएंगे तब मिला दूंगा। अविनाश को कोई परेशानी तो थी नहीं। उसने बैग चेक कर पता लगा लिया था कि साफ सुथरा काम है और पैसे तो अच्छे थे ही। अपनी तरफ से वो संतुष्ट था। दिन महीने साल बीत गए। अब अविनाश की माली हालत भी सुधर गई थी। रहने का तरीका भी अच्छा हो गया था। एक दिन अविनाश राहुल का बैग लेकर निकला था। उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तभी उसने देखा कि सामने एक दुकान पर गरम गरम पकौड़ी बन रही थी। वैसे तो वो काम के बीच में कहीं रुकता नहीं था, पर आज भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने सोचा, बैग पकड़कर खा लूँगा। वो दुकान पर गया और उसने 1 प्लेट पकौड़ी और चाय का ऑर्डर दिया और वहीं कोने की एक टेबल पर बैठ गया। दुकान पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि नाश्ते का टाइम लगभग खत्म होने वाला था। अविनाश ने सोचा, यहाँ कौन बैग चोरी करेगा, और फिर उसके हिसाब से बैग में चोरी करने लायक कुछ था भी नहीं। उसकी चाय पकौड़ी आ गई। वो आराम से मज़े लेकर खाने लगा। अविनाश इस बात से अनजान था कि अभी कुछ देर में जो हादसा होने वाला था, उससे उसके जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अविनाश मज़े से चाय पकौड़ी खा रहा था। तभी अचानक बिजली की फुर्ती से एक 18-19 साल का लड़का आया
और उसके पास से बैग उठा के उसी तेजी से भागा। अविनाश को तो एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। जैसे ही उसने उसके लड़के के हाथ में अपना बैग देखा तो फुर्ती से उसके पीछे भागा, पर तब तक वो लड़का उससे काफ़ी दूर था। उसने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, पर वो उसके हाथ से निकल गया। अविनाश हताश निराश होकर राहुल के पास पहुंचा। राहुल अपनी खोली पर सिगरेट के कस लगा रहा था और सामने शराब का ग्लास भरा हुआ रखा था। उसको देखते ही राहुल बोला, आओ आओ अविनाश, बैठो, लो पियो। राहुल ने उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई। अविनाश ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आज तो परेशान था, पर वैसे भी इन सब बुरी आदतों से दूर ही रहता था वो। काम हो गया। अब उसकी बदहवास सी हालत देखकर राहुल ने पूछा। वो राहुल भाई, अविनाश अकलाकर बोला। बैग चोरी हो गया राहुल भाई। क्या? राहुल बौखला गया और गुस्से में आकर उसने वो भरा हुआ शराब का ग्लास अविनाश के मुंह पर उड़ेल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। अविनाश काफ़ी डर गया था। वो हिम्मत करके बोला, चलो चलकर पुलिस में एफआईआर करा देते हैं। और अभी ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा चोर, और फिर वो बैग में भरे कागज पत्तल उसके किस काम के, आसानी से मिल जाएगा। 7 लाख का माल था उसमें। राहुल चीखते हुए बोला। क्या? अविनाश का मुंह आश्चर्य से खुले का खुला रह गया। तेरे चक्कर में अब मैं भी फंसूंगा। मालिक हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेगा, राहुल बोला और सिर पकड़कर धम्म से जमीन पर बैठ गया। राहुल भाई चलो पुलिस में चलते हैं, पुलिस ढूंढ निकालेगी, अविनाश ने हिम्मत बटोर कर कहा। पुलिस में नहीं जा सकते, सब 2 नंबर का माल था। क्या? अब चौंकने की बारी अविनाश की थी। हाँ, बैग में पूरे 7 लाख के ड्रग्स थे, राहुल ने कहा। अविनाश को पता ही नहीं था कि वो अपने साथ मौत का सामान लेकर घूम रहा था और उसे इधर से उधर पहुंचा रहा था। अविनाश ने राहुल से कहा कि मैंने तो एक बार बैग खोल कर देखा था, पर उसमें तो फाइल और कागजों के अलावा कुछ नहीं था। वो फाइल और कागज तो दिखाने के लिए थे, असली माल तो फाइल की पॉकेट में था। अविनाश सन्न रह गया। जिस काम से बचने के लिए वो अनाथ आश्रम से भागा था, आज किस्मत ने उसे फिर वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। अब तो वो कानून का मुजरिम था, समाज का मुजरिम था और खुद का तो सबसे बड़ा मुजरिम था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा है। सुन अविनाश, तभी उसे राहुल की आवाज़ आई। राहुल कह रहा था हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी, बहुत जल्दी। बैग अगर समय पर नहीं पहुँचेगा तो मालिक के आदमी हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और हमें जान से मार डालेंगे। राहुल बहुत डर गया था, शायद इसीलिए क्योंकि वो उन लोगों को जानता था। हमें अलग अलग निकलना होगा, एक साथ निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे, राहुल ने सुझाया। अविनाश के सामने अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था, तो ये पक्का किया, स्टेशन चलते हैं, जो भी 2 ट्रेनें अलग अलग जा रही होंगी उसमें बैठ जाएंगे। पर किस्मत जहाँ भी ले जाए, दोनों ने अपनी अपनी खोली से जो भी ज़रूरत का सामान था वो समेटा और जल्दी से वहाँ से निकले। अभी वो गली के बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि राहुल ने देखा मालिक के आदमी उसकी खोली की तरफ ही आ रहे थे। उसने अविनाश के मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और इशारे से मालिक के आदमी दिखाए। अब तो अविनाश की भी घिग्गी बंद गई। दोनों ने मन ही मन भगवान को याद किया और उनकी नज़र बचते ही जल्दी से रिक्शा पकड़कर स्टेशन निकल गए। दोनों जल्दी से जल्दी उनकी पहुंच से दूर जाना चाहते थे, मगर मालिक के आदमियों ने उन दोनों को रिक्शे पर जाते हुए देख लिया था। उन्होंने फौरन उनका पीछा करना शुरू कर दिया। अविनाश और राहुल ने जब मालिक के आदमियों को अपना पीछा करते हुए देखा तो उन्हें मौत अपने सिर पर नाचती हुई दिख रही थी। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता था। स्टेशन पहुंचते ही दोनों रिक्शा से उतरकर सरपट भागे। वो अपने आप को बचाने की कोई भी कोशिश छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसे ही वो स्टेशन के अंदर पहुंचे, इत्तेफाक से 2 ट्रेनें स्टेशन छोड़ने ही वाली थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा
मालिक के आदमी उनसे दूर थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। शायद आखिरी बार दोनों की आंखें गीली हो गईं। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अलविदा कहा और अलग अलग ट्रेन पे चढ़ गए अपने अनजाने सफ़र पर जाने के लिए। अविनाश ने ट्रेन पर चढ़ते ही फायर की आवाज़ सुनी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो कुछ देख नहीं पाया। अविनाश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय ट्रेन थोड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी। उसके मन में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं ये फायर मालिक के आदमियों ने किया था या फिर किसी और ने किया था। उसे बार बार राहुल की चिंता सता रही थी कि पता नहीं वो जिंदा भी होगा या नहीं। यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। इन सब का दोषी वो खुद को मान रहा था, पर इन सब सोचों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसे तो अपने भविष्य का कुछ पता ही नहीं था। अपनी बेमकसद जिंदगी के बारे में सोचते सोचते उसने अपने बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र फिर से कर लिया। उसकी तंद्रा तो टीटी की आवाज़ से भंग हुई। वो उससे टिकट मांग रहा था, पर टिकट तो उसके पास था ही नहीं। उसने टीटी से कहा कि उसे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, इसीलिए टिकट लेने का ध्यान ही नहीं रहा। टीटी ने उसे घूरा और कहा, अब तो फाइन पड़ेगा, वैसे भी स्लीपर है, यहाँ का सब 2 गुना लगता है। बताओ कहाँ का टिकट काटना है। अविनाश की समझ नहीं आया, क्या कहें, उसे तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ की ट्रेन में चढ़ा है। तभी उसे याद आया कि उसने डब्बे में लोगों के मुंह से कुछ प्रीतमपुर नाम सुना था। उसके मुंह से वही प्रीतमपुर नाम निकल गया। टीटी ने टिकट बनाया और पैसे भी बहुत लिए। एक तो स्लीपर डिब्बा था और फिर प्रीतमपुर दूर भी बहुत था। टीटी के जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। डिब्बे में भीड़ कम थी, शायद इसीलिए टीटी ने ज़्यादा बखेड़ा नहीं किया। फिर उसके दिमाग में वही फायर वाली घटना घूमने लगी। राहुल के ख्याल ने मन में उथल पुथल मचा रखी थी। वो और अतीत में जाता कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, प्लीज ये रैपर बाहर फेंक देंगे। उसने रैपर बाहर फेंक दिया और मुंह उठाकर ऊपर देखा तो उसका हम उम्र नौजवान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। वो उसके ऊपर की सीट पर था। कोई बात नहीं, अविनाश ने भी बनावटी हंसी चेहरे पर लाते हुए जवाब दिया। हंसना इस समय उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। सफ़र लंबा था। लोकेश बहुत अच्छा बोलने वाला था। लोकेश उसी युवक का नाम था जिसने उससे रैपर फिकवाया था। बातों के दौरान उसने अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। बीच बीच में अविनाश से भी उसके बारे में भी कुछ पूछ लेता तो अविनाश एक संक्षिप्त उत्तर देकर चुप हो जाता। एक तो अविनाश के पास बताने लायक कुछ था नहीं और दूसरे उसके ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। लोकेश ने उसे बताया कि वो प्रीतमपुर के एक किसान परिवार से है। पढ़ाई में उसका मन कम लगता था, खेती में भी रुचि नहीं थी, घर की माली हालत भी अच्छी नहीं थी। वो किसी अन्य काम की तलाश में 15 साल की उम्र में घर से भाग गया था। आज पूरे 10 साल बाद घर जा रहा था। एक गांव में ही जान पहचान वाले से घर की खबर फ़ोन से ले लेता था। अब तो बाबूजी को मरे भी 2 वर्ष बीत गए थे। माँ एक एक्सीडेंट में अंधी हो गई थी। एक बहन थी रिया, वो ननिहाल में रह रही थी, और दीप्ति। कहते कहते वो रुक गया। अब बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ अकेली रह गई तो रिया उनके पास आ गई थी। रिया लोकेश की बहन का नाम था। अपनी बहन के बारे में उसने बताया कि सगे भाई बहन होने के बाद भी रिया और वो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। 15 वर्ष में वो घर ही छोड़ आया था और बहन बचपन से ही ननिहाल में थी, तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। अविनाश लोकेश की कहानी चुपचाप सुनता रहा। अब लोकेश पूरे 10 साल बाद अपने घर जाने के लिए बहुत उत्साहित था। सबसे मिलने की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। गांव के लोग भी उसे पूरे 10 वर्ष बाद देखेंगे। अपनी बात को थोड़ा रोककर लोकेश ने अविनाश से भी उसके बारे में जानना चाहा, तो अविनाश ने कह दिया कि मेरी जिंदगी में ज़्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। ये सुनकर लोकेश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जब काम से फुर्सत मिले तो प्रीतमपुर में मेरे घर जरूर आना। मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है, दोनों मिलकर खाएंगे।
अविनाश ने मुस्कुराकर हामी भर दी। इतने में अविनाश ने देखा कि गाड़ी की गति कुछ धीरे हो रही है। बातों बातों में पता ही नहीं लगा कब दूसरा स्टेशन आ गया। रात के 8 बज चुके थे। ऐसी परिस्थिति में अविनाश को खाने की तो भूख ही नहीं थी। उसने सोचा चाय पी ली जाए, मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। वहाँ 10-15 मिनट का स्टॉप था। गाड़ी रुकते ही लोकेश अपनी सीट से उतरकर नीचे अविनाश की सीट पर आ गया और बोला, मैं जरा खिड़की के पास बैठ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी चाय लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए लाऊं? अविनाश ने कहा। नहीं, लोकेश ने मना कर दिया। अविनाश डिब्बे के गेट पर पहुंचा ही था कि सामने उसने देखा कि मालिक के आदमी ट्रेन में इधर उधर देख रहे थे। अविनाश समझ गया कि वो पक्का टीटी से उसके बारे में जानकारी हासिल कर उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो उल्टे पांव वापस लौटकर अपनी सीट की तरफ जाने लगा। तभी एक फायर की आवाज़ आई और जैसे सब कुछ शांत हो गया। वो लपक कर अपनी सीट तक पहुंचा तो उसने देखा कि लोकेश पर किसी ने खिड़की से फायर कर दिया था। किसी ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी क्योंकि फायर काफ़ी दूर से किया गया था। बड़ा सटीक निशाना था क्योंकि लोकेश के प्राण उड़ चुके थे। मालिक के आदमी अब दूर दूर तक नहीं थे। वो सन्न खड़ा रह गया। ये गोली शायद उसके लिए थी। लोकेश की सब बातें एक एक कर उसके दिमाग में घूम रही थी। अब उसी लोकेश की लाश उसके सामने पड़ी थी। पुलिस आ गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। इन सब के बीच अविनाश अपने मन में एक बहुत बड़ा फैसला ले चुका था। पुलिस ने लोकेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोकेश के पास बहुत तलाशी लेने पर भी किसी तरह का कोई एड्रेस प्रूफ नहीं मिला। यहाँ तक उसकी जेब से उसका ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला। पता नहीं टिकट उसने लिया नहीं या फिर कहीं गिर गिरा गया। तभी अविनाश को ध्यान आया कि जब टीटी आया था तो उसने टिकट तो चेक करे थे। हो सकता है जब ही कोई गड़बड़ हुई हो। तभी टीटी वहाँ आ गया। शायद पुलिस ने बुलाया होगा। पुलिस सीट नंबर और जगह के आधार पर लोकेश का नाम पता जानने की कोशिश कर रही थी। जी सर जी, मरने वाले का नाम रोचक था और टिकट लखीमपुर का था। टीटी पुलिस का जानकारी दे रहा था। ये सुनकर अविनाश चौंका। यानी कि लोकेश कोई ऐसा काम कर रहा था जिसमें उसे अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत पड़ गई थी। और टिकट भी उसने सीधे प्रीतमपुर का ना लेकर उसने 2 स्टेशन पहले लखीमपुर का लिया था। वहाँ से शायद वो बस पकड़ता अपने गांव के लिए। वजह चाहे कुछ भी रही हो, ये तो पक्का था कि लोकेश ने या तो लिखवाया गलत था या फिर अविनाश से झूठ बोला था। अविनाश के दिमाग में सवाल तो बहुत चल रहे थे, परंतु इस समय उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। पुलिस अब अविनाश के पास आ गई पूछताछ करने, क्योंकि लोकेश की बॉडी अविनाश की सीट पर थी। उसने पुलिस को लोकेश के नीचे आने की वजह के सिवा कुछ नहीं बताया। उसे मन से यही महसूस हो रहा था कि शायद जिस गोली का निशाना लोकेश बना था वो गोली शायद उसके लिए थी। लोकेश की बताई सारी बातें, उसकी अंधी माँ का बहन का चेहरा, सब अविनाश की आंखों में घूम रहे थे। और उनसे मिलने की जो खुशी लोकेश को थी उसे अविनाश बुलाए नहीं बुला पा रहा था। लोकेश की मौत के लिए वो पूरी तरह से खुद को गुनहगार मान रहा था। वो चाहता तो पुलिस को सब कुछ बता सकता था, पर इससे वो अपने उस फैसले पर अमल नहीं कर पाता जो वो मन ही मन कर चुका था। पुलिस ने अपनी कार्यवाही करके ट्रेन को आगे जाने की इजाज़त दे दी। किसी तरह का कोई भी पहचान आदि ना मिलने पर शायद लोकेश की बॉडी को लावारिस घोषित कर दिया जाएगा। अपनी इस प्रकार की सोच से अविनाश खुद ही बहुत आहत था। वो बार बार मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग रहा था। ट्रेन वापस अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली थी। अविनाश ने अब सब भगवान पर छोड़ दिया था। सुबह होते होते प्रीतमपुर का स्टेशन आ गया। अविनाश अपने सामान और लोकेश की यादों के साथ ट्रेन से उतर गया। अविनाश को नहीं पता था कि वो सही कर रहा है या गलत, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि इससे वो औरों के चेहरे पर खुशी जरूर दे पाएगा।
स्टेशन पर उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा। बिल्कुल अनजान जगह थी उसके लिए। आगे बढ़ने से पहले उसने सोचा किसी से जानकारी हासिल की जाए। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर उसे लोकेश के पिताजी का नाम याद आ गया, आलोक चंद। हाँ हाँ, यही नाम था। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर छोटी जगह थी, ऐसी जगह पर अधिकतर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसी आशा के साथ अविनाश ने एक रिक्शे वाले से पूछा, चाचा तुमने लोग आलोक चंद का घर देखा है? वो जिनकी पत्नी अंधी है। अविनाश की किस्मत कहो या भगवान की मेहरबानी। वो रिक्शे वाला छूटते ही बोला, वो आलोक चंद जिसका बेटा 10 साल पहले घर छोड़कर भाग गया था। हाँ हाँ वही, अविनाश ने जल्दी से कहा। फिर कुछ सोचकर अविनाश ने कहा, मैं ही उनका वो भागा हुआ बेटा हूँ चाचा। आज मैं वापिस आ गया अपने घर। लेकिन बेटा तुम्हें तो तुम्हारा घर पता ही होगा ना। लेकिन अब पता नहीं माँ कहाँ पर रहती है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अब भी वहीं पर रहती है। चलो तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। अविनाश ये सब कहकर ये जानना चाहता था कि गांव वाले लोकेश को कितना पहचानते हैं, क्योंकि ये तो उसे पता लग गया था कि लोकेश ने उसे सब सच बताया था। रिक्शा वाला बोला, जल्दी बैठो बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे आने की खबर सुनकर पागल ही हो जाएगी। अविनाश ने राहत की सांस ली और रिक्शा में बैठ गया। राहत की सांस इसलिए क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। वैसे बिटवा, हम तो आलोक चंद को नहीं जानते, पर जब वो बीमार हुआ था तभी 1-2 बार मेरी रिक्शा में आना जाना हुआ था। तभी तुम्हारे बारे में पता लगा था। बहुत याद करता था तुम्हें, रिक्शे वाले ने आगे कहा। ये सुनकर अविनाश की आंखों के कोर गीले हो गए। लेकिन उसकी समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी कि उसे सब लोग कैसी समझेंगे या फिर उसकी असलियत पहचान जाएंगे। रिक्शा एक घर के सामने आकर रुक गया। आ गया बिटुआ तुम्हारा घर, रिक्शे वाले ने कहा। अविनाश ने रिक्शा से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे दिए और पथराई आंखों से घर को निहारने लगा। हिम्मत करके आगे बढ़कर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने देखते ही वो पलक झपकाना ही भूल गया। अविनाश के सामने एक 20-21 साल की लड़की खड़ी थी। सिर्फ लड़की कहना उसका अपमान होगा, वो तो परी थी, परी। आज पहली बार अविनाश को वो एहसास हुआ था जिसके बारे में उसके हम उम्र लड़के अक्सर बात किया करते थे। वो एकटक उसे देखता रह गया था। हाँ जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वो लड़की उसे घूरते हुए पूछ रही थी और वो तो जैसे अपनी सुध बुध खो चुका था। उसे देखकर वो ये भी भूल गया कि उसे कहना क्या है। बड़ी मुश्किल से हकला कर बोल पाया, जी मुझे माँ से मिलना है। कौन माँ? किसकी माँ? यहाँ कोई माँ नहीं रहती। आखिर हो कौन तुम? और मुंह उठाकर यहाँ कैसे चले आए? लड़की तुनक कर उससे बोली। अविनाश के मुंह से तो जैसे बोल ही नहीं फूट रहे थे। एक तो उसे झूठ बोलने में ही परेशानी हो रही थी और ऊपर से ये लड़की सामने आ गई। खैर अविनाश ने अपना ध्यान उस लड़की से हटाया, क्योंकि वो जिस मकसद से यहाँ आया था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था और वो इस काबिल नहीं था कि इस तरह के विचार रखे। अविनाश ने थोड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, मैं लोकेश हूँ, माँ कहाँ है? लोकेश? तुम लोकेश? अब घस खाने की बारी उस लड़की की थी। हाँ मैं लोकेश। माँ कहाँ है? बुलाऊं उन्हें, मुझे अंदर आने दो। अविनाश उसे रास्ते से हटाते हुए हक से अंदर बढ़ गया। अरे अरे, हम कैसे मान ले कि तुम लोकेश हो? और इतने साल बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? वो लड़की भागते हुए पीछे से उसके आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुम मेरे सामने से हटो और माँ को बुलाओ। अविनाश थोड़ा गुस्से में आते हुए बोला, क्योंकि उसके खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वो दोनों अभी उलझ ही रहे थे कि अंदर से एक थोड़ी बुजुर्ग सी महिला दीप्ति दीप्ति की आवाज़ लगाते हुए बाहर आईं। वो टटोलते हुए आ रही थी क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। उसे देखते ही अविनाश समझ गया कि वो लोकेश की अंधी माँ है। अविनाश ने फौरन आगे बढ़कर उनके पैर छुए। उन्होंने अविनाश के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए कहा, जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। कौन हो तुम
उन्होंने आशीर्वाद देते हुए दुआओं की झड़ी लगा दी। ये सब सुनकर अविनाश की तो रुलाई फूट पड़ी। वो तो सड़क पर पला बड़ा था, उसे तो लाते घूंसे और गालियां खाने की आदत थी। इतनी प्यार की बोली और खासकर अपने लिए बेटा शब्द तो उसने जीवन में पहली बार सुना था। माँ, मैं लोकेश, तेरा बेटा लोकेश। अविनाश किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए बोला। झूठ ही सही, पर उसने पहली बार अपने मुंह से माँ शब्द कहा था। लोकेश, मेरा लोकेश, तू मेरा लोकेश है। वो कभी अपने दोनों हाथों से उसके बाल सहला रही होती, कभी गाल सहरा रही थी। अविनाश को डर था कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए। अविनाश चाहे उनका झूठा बेटा बनकर आया था, परंतु इस समय उसकी भावनाएं एकदम सच्ची थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। यही हाल माँ का था। शायद उसकी इन्हीं सच्ची भावनाओं की भगवान ने लाज रख ली थी, जो माँ ने अपना बेटा समझकर उसे अपने गले से लगा लिया। अविनाश और माँ दोनों गले मिलकर रोए जा रहे थे। दीप्ति दूर खड़ी माँ बेटे के मिलन का ये नज़ारा देख रही थी। माँ रोते रोते पूछ रही थी, कहाँ था तू इतने सालों से? अपनी माँ का तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया? आया माँ, आया, हर पल आया। बहुत याद आई तेरी, तभी तो आ गया तेरे पास। अविनाश भी भावनाओं में बह रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी माँ है और वो वास्तव में उनसे बरसों बाद मिला है। तभी माँ उसे अपने से अलग करते हुए प्यार से सहलाते हुए बोली, बेटा तुझे भूख लग रही होगी, चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। दीप्ति, चल जल्दी खाने की तैयारी कर। आज तो तू भी बहुत खुश होगी ना। जिसका तुझे इतने साल से इंतजार था, आखिर वो आज आ ही गया। क्या दीप्ति समझ पाएगी कि ये उसका लोकेश नहीं है? क्या अविनाश की सच्चाई सबके सामने आएगी? आखिर अविनाश की किस्मत में क्या लिखा है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किस्मत कनेक्शन इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।